नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमें हफ्तों तक क्यों परेशान करती रहती हैं? मतलब सोने नहीं देती। और वजह सिर्फ भूत प्रेत नहीं होते। नहीं, असल में ये कहानी सुनाने का जो तरीका होता है ना, वो कमाल का होता है। आज हम फार्म हाउस नाम की एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलेंगे। देखते हैं कि कैसे डर के छोटे छोटे धागों को जोड़कर एक पूरी भयानक तस्वीर बुनी गई है। और कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से। मेरे पास इन सबसे ज्यादा डरावनी कहानी है। अब ये सिर्फ एक दावा नहीं है, है ना? ये तो सीधी सीधी एक चुनौती है। आरव अपने दोस्तों को ललकार रहा है। और जानते हैं क्या? ऐसा करके वो हमें, जो सुन रहे हैं, उनको भी अपनी कहानी में खींच लेता है। बस यहीं से मन में एक सवाल और थोड़ा सा डर, दोनों एक साथ पैदा हो जाते हैं। तो सेटअप क्या है कहानी का? सिंपल है। चार दोस्त हैं, एक कमरे में बैठे हैं और भूतों की कहानियां सुना रहे हैं। इसे कहते हैं फ्रेम नैरेटिव, मतलब कहानी के अंदर एक और कहानी। ये तकनीक बड़ी चालाकी से काम करती है। हमें लगता है कि हम एक सेफ जगह पर हैं और फिर अचानक से हमें कहानी के डर में धकेल दिया जाता है। 3 कहानियां तो हो चुकी हैं, माहौल पूरा बन चुका है। और अब बारी है आरव की आखिरी और सबसे डरावनी कहानी की। अच्छा, अब कहानी के मेन कैरेक्टर को समझते हैं। देखिए, लड़का अमीर तो है, लेकिन बिल्कुल अकेला है। पिता बाहर बिजनेस के लिए, घर बड़ा और एकदम खाली। उसका साथी कौन है? कुछ नौकर और उसका अकेलापन। और ये जो अकेलापन है ना, ये सिर्फ एक छोटी सी डिटेल नहीं है। नहीं, ये कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। सोचिए, जब कोई डरता है तो उसे क्या चाहिए? सहारा। पर इस लड़के के पास तो कोई भी नहीं है। और यही चीज उसे आने वाले खौफनाक पलों के लिए बिल्कुल बिल्कुल असहाय बना देती है। हर कहानी में ना एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। इसे इंसाइटिंग इंसिडेंट कहते हैं। मतलब एक ऐसी घटना जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचता। और यहाँ बारिश में हुई एक गलती कहानी के उस काले चैप्टर को शुरू कर देती है जिसे फिर कभी बंद नहीं किया जा सकेगा। यहाँ कहानीकार एक एक परफेक्ट तूफान खड़ा करता है। और ये तूफान सिर्फ बाहर नहीं है, गाड़ी के अंदर भी है। तेज बारिश, नशा और लापरवाही, ये तीनों मिलकर एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल तैयार करते हैं जिसका अंजाम सिर्फ एक ही हो सकता है, तबाही। ये सब कुछ आने वाले हादसे का बिल्कुल साफ साफ इशारा है। और फिर अचानक एक धमाका, गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। बस इसी एक पल में उस लड़के की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। कहानी का जो असली संघर्ष है वो यहीं से शुरू होता है और उसकी जिंदगी का सुकून हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बेटा, मुझे मत बचाओ, मेरे पोते को बचा लो। वो बहुत छोटा है, उसे ले जाओ, उसे बचा लो। ये शब्द सिर्फ मदद के लिए पुकार नहीं है। नहीं, ये एक इम्तिहान है। एक दादा जो खुद मौत के दरवाजे पर खड़ा है, अपने पोते की जिंदगी की भीख मांग रहा है। अब फैसला पूरी तरह से उस लड़के के हाथ में है। वो इंसानियत चुनेगा या डर? और उसका यही फैसला कहानी को आगे बढ़ाएगा। और वो डर को चुनता है, वो वहां से भाग जाता है। यही वो पल है जो इस कहानी को एक आम एक्सीडेंट से एक डरावनी कहानी में बदल देता है। असली डर उस टक्कर में नहीं था, असली डर तो इस कायरता भरे फैसले में है। ये सिर्फ एक हिट एंड रन नहीं है, ये एक ऐसी हार है जिसकी कीमत उसे अपनी आत्मा से चुकानी पड़ेगी। उस एक फैसले के बाद कहानी राइजिंग एक्शन में एंटर करती है। ये वो हिस्सा है जहाँ टेंशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कहानीकार यहाँ बहुत स्मार्टली काम करता है। वो डर को पहले दिमागी लेवल पर शुरू करता है, जैसे बस एक एहसास या एक परछाई, और फिर वो उसे एक फिजिकल खतरे तक ले जाता है, जहाँ से किरदार के लिए बचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जरा डर की इन सीढ़ियों को देखिए। कहानीकार हमें कैसे धीरे धीरे ऊपर ले जाता है। शुरुआत होती है सिर्फ एक एहसास से कि कमरे में कोई और भी है। फिर बिजली की चमक में एक झलक दिखती है। इसके बाद वो परछाई बिस्तर पर आकर बैठ जाती है और आखिर में बिस्तर के अंदर से हाथ निकलते हैं और उसका गला घोटने लगते हैं। आप देख रहे हैं, हर कदम के साथ लड़की की जो सेफ स्पेस है वो छोटी होती जाती है और एक पॉइंट पर उसका अपना बिस्तर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। ये कहानी का सबसे टेंशन वाला पॉइंट होता है, जहां हमारा हीरो और विलेन आमने सामने आते हैं। यहाँ पर भागना बंद कर देता है, वो सीधे उन आत्माओं को फेस करता है और यहीं उसे उसकी सजा सुनाई जाती है।
ये आमना सामना देखे जरा। एक तरफ लड़के का पछतावा है, वो गिड़गिड़ा रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं हर पल उस रात को जी रहा हूं, अब और नहीं सहा जाता। और दूसरी तरफ है उस आत्मा का एकदम कठोर न्याय। भूत क्या कहता है? तुम मदद कर सकते थे, तुम एक हाथ बढ़ा सकते थे। ये डायलॉग साफ कर देता है कि ये कहानी माफी की है ही नहीं, ये कहानी है नतीजों की, जिनसे बचना अब नामुमकिन है। तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। पहले तुम्हारे अपने मरेंगे, एक एक करके, और फिर तुम्हारी बारी आएगी। यही मेरा श्राप है। ये शब्द कहानी के सबसे भयानक पल को डिफाइन करते हैं। यहाँ डर सिर्फ मौत का नहीं है, नहीं, डर है अपने प्यारों को एक एक करके अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने का। ये एक ऐसी सजा है जो मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक है। और जानते हैं, इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होता। श्राप तुरंत काम करना शुरू कर देता है। सिर्फ 2 दिन बाद उसके पिता, जो उससे मिलने आए थे, उनकी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। ये घटना कहानी में एक बहुत जरूरी काम करती है। ये उस श्राप को सिर्फ एक धमकी नहीं रहने देती, बल्कि उसे एक भयानक अटल सच्चाई बना देती है। अब डर सिर्फ दिमागी नहीं है, वो हकीकत बन चुका है। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जिसे हम कहते हैं रेवलेशन, मतलब जब राज खुलता है। ज्यादातर अच्छी हॉरर कहानियां ना एक ऐसी ट्विस्ट के साथ खत्म होती हैं जो पूरी कहानी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती हैं, उसे और ज्यादा डरावना बना देती हैं। तो देखते हैं फार्म हाउस का आखिरी राज क्या है। तो आरव अपनी कहानी खत्म करता है और उसके दोस्त वही सवाल पूछते हैं जो शायद हम सब सोच रहे हैं, कहानी में वो लड़का कौन था? ये सवाल बहुत चालाकी से हमें कहानी की दुनिया से खींचकर वापस उस कमरे में ले आता है, और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, उसकी पहली परत खुलनी शुरू होती है। और यहाँ लगता है पहला झटका। आरव कहता है, वो लड़का कोई और नहीं, मैं हूँ। बस इसी एक पल में एक दूर की सुनी सुनाई कहानी अचानक एक पर्सनल कन्फेशन बन जाती है। डर अब कहीं और नहीं है, वो उसी कमरे में है, ठीक सामने। ये टाइमलाइन देखिए, ये आखिरी पहेली है। आरव को एक फोन आता है, खबर मिलती है कि उसके दोस्तों की गाड़ी खाई में गिर गई है। वो भागे भागे गेट पर जाता है और क्या देखता है? वही जीप आ रही है और उसके चारों दोस्त हंसते हुए उससे उतर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो एक असंभव बात है। एक ही सच, 2 अलग अलग रूप। और ये कन्फ्यूजन जानबूझकर बनाया गया है ताकि हम भी आरव की तरह ही सच और वहम के बीच में फंस कर रह जाएं। जाहिर सी बात है, उसके दोस्त यकीन नहीं करते। वो कहते हैं, क्या बात कर रहे हो, हम यहाँ हैं, हम जिंदा हैं, ये कोई डरावना मजाक है क्या? और उनका ऐसा सोचना बिल्कुल नेचुरल है। वो बस वही कर रहे हैं जो कोई भी ऐसी सिचुएशन में करेगा, सच्चाई को मानने से इनकार करना। और फिर आरव वो सच बोलता है जो कहानी की पूरी नींव हिलाकर रख देता है। नहीं, तुम लोग जिंदा नहीं हो और मैं भी जिंदा नहीं हूं। और यही हमें पता चलता है कि श्राप तो कब का अपना काम कर चुका है। उस बूढ़े की आत्मा ने आरव को उसी रात अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया था, और अब उसके दोस्त जो रास्ते में एक्सीडेंट में मारे गए, उनकी आत्माएं भी खिंचकर उसी के पास आ गई हैं। और बस इतना सुनते ही सारी छोटी छोटी अजीब बातें समझ में आने लगती हैं, है ना? कि फार्म हाउस आने के बाद से किसी ने कुछ खाया पिया क्यों नहीं, आईने में किसी की परछाई क्यों नहीं दिख रही थी। ये सब सुराग थे। वो सब के सब उस फार्म हाउस में हमेशा के लिए कैद हो चुके हैं और उन्हें वही एक रात बार बार जीनी होगी। और कहानी का पर्दा गिरता है इस एक भयानक तस्वीर के साथ। कमरे के एक कोने में वो बूढ़ा आदमी और उसका पोता खड़े हैं और उनके चेहरों पर एक ठंडी जीत वाली मुस्कान है। ये मुस्कान इस बात का सबूत है कि उनकी ये कैद, उनका ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। खेल खत्म हो चुका है और वो सब हार चुके हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है कि असली श्राप क्या था? क्या वो उस बूढ़े आदमी की बदला लेने वाली आत्मा थी, या फिर आरव का अपना गिल्ट, उसका अपराध बोध, जो इतना पावरफुल था कि उसने मौत के बाद भी उसे और उसके दोस्तों को एक साथ कैद कर लिया। और शायद सबसे डरावनी बात यही है कि इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं।